दोस्तों, बडगाम में चुनावी तशहीर पूरे शबाब पर है। और न सिर्फ बडगाम में बल्कि बडगाम के साथ साथ नगरोटा में भी पूरे शबाब पर यह चुनावी तशहीर चल रही है। आपको मालूम है कि नगरोटा में बीजेपी की सीट पहले थी, जो देवेंद्र सिंह राणा वहां से थे, क्योंकि उनकी मौत हो गई तो वहां बाई इलेक्शन हो रहा है और वहां पर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि वो सीट किसी भी सूरत में बीजेपी के पास ही रहनी चाहिए, उससे छीननी नहीं चाहिए। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां पर जोर लगा रही है, वहां उसने शमी बेगम को वहां अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आज हम बात करेंगे बडगाम की। बडगाम में यह मामला है कि बडगाम में चूंकि यह सीट उमर अब्दुल्ला ने जीती थी जब असेंबली का चुनाव हुआ था और उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पे पीडीपी रही थी। हालांकि वोटों का फासला ज्यादा था, बट फिर भी दूसरे नंबर पे पीडीपी थी। तो पीडीपी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो अगर थोड़ा और जोर लगा दे तो वो सीट निकाल सकती है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह लग रहा है कि बडगाम की सीट को रिटेन रखना, यानी चूंकि बडगाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि किसी भी सूरत में यह सीट दूसरी पार्टी को ना जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जग हंसाई होगी। यानी लोग ये कहेंगे कि बताइए, जिस पार्टी की सरकार चल रही है उस पार्टी ने अपनी सीट गंवा दी और एक साल के अंदर अंदर, अभी चूंकि साल भर हुए सरकार बने हुए, तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं कि इस पार्टी की जो सरकार बनी है उससे लोगों का भरोसा उठ गया, ये मैसेज जाएगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला वहां पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने खुद वहां इंतखाबी तशहीर की एक तरह से कमान संभाल ली है और अपने उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के कोशिश, उनके हिमायत में लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं। लेकिन एक नया मामला क्या आ गया? मामला यह आ गया कि बडगाम चुनाव, जो कि साल 2025 में यह चुनाव हो रहा है, 11 नवंबर की वोटिंग है, वहां पर 1987 की चर्चा जोर शोर से हो रही है। 1987 की चर्चा ने ज्यादा जोर क्यों पकड़ लिया है? दरअसल अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर अबरार रशीद ने वहां यह बात कह दी एक अवामी रैली में कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 में धांधली नहीं की होती तो आज, यानी कि वहां पर हालात, कश्मीर के सियासी हालात बिल्कुल बदले हुए होते और यूसुफ शाह, जिसे सैयद सलाउद्दीन भी कहा जाता है, वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला होते। क्या कहा अबरार रशीद ने, सुनिए। हमने कुर्बानी दी है, हमने 1 लाख नौजवान दिए हैं और उसका अगर कोई जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। सही बात नहीं है? आज उमर साहब ने तो 2024 के इलेक्शन में 40 सीटें हमने दी, उनको दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? जोर से बोलो, दी कि नहीं दी? लेकिन आज हम उमर साहब से पूछना चाहिए, वो 370 कहाँ गया? वो 35 कहाँ गया? वो सीटें ढूंढ कहाँ गया? आपने कहा था हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने एक बार भी किसी पॉलिटिकल प्रिजनर की बात की या नहीं की? नहीं की। 200 यूनिट बिजली वो कहाँ गया? 1 लाख नौजवान का रोजगार वो कहाँ गया? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपको यहाँ लोगों से वोट लेने का कोई हक नहीं है। तो सुना आपने कि अबरार रशीद ने क्या कहा है। अब अबरार रशीद के इस बयान के बाद जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह करारा हमला था और अबरार रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि अबरार रशीद ने पीडीपी को भी निशाने पर लिया और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। लेकिन पहले आपको हम यह बताते हैं कि अबरार रशीद ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा तो उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी तशहीर की कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी के अबरार रशीद के इस बयान पर या उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस हमले का जवाब उमर अब्दुल्ला ने किस अंदाज में दिया है, यह सुनिए। तब तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे। शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, अब कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे। उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। फिर क्या हुआ? बारामूला को एमपी मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहां नुमाइंदगी हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, अब वो पिछले साल की बात करें, जो वालिद साहब की रिहाई के लिए वोट मांगे गए और वो हुआ ही नहीं। वो उस चीज का जवाब दे, बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे। तो आपने सुना कि उमर अब्दुल्ला ने किस अंदाज में जवाब दिया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की इस
इंतखाबी तशहीर और उस तशहीर में 1987 का जिक्र करना और 1987 का जिक्र करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त की कारकर्दगी का जिक्र करना, इस पर अवाम कितना भरोसा करेगी? या फिर अवाम आज के सियासी माहौल, आज के उनके जो दरियाना मसाइल हैं या फिर आज की जो यहां से तरक्की कर रहे हैं उस पर ध्यान देगी? ये वहां के अवाम को तय करना है। लेकिन अब आपको एक चीज ये भी बता दें कि इब्रार रशीद जो इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, इंजीनियर आपको पता है ना, इंजीनियर रशीद यानी कि जो मेंबर पार्लियामेंट है इंजीनियर रशीद, और उनके बेटे हैं, उन्होंने न सिर्फ ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा बल्कि निशाना पीडीपी पर भी लगाया, और पीडीपी पर यह निशाना लगाया कि पीडीपी ने ही बीजेपी के साथ सियासी इक़्तिदार यहां पर संभाला, और सियासी इक़्तिदार संभालने के बाद पीडीपी ही वजह बनी कि बीजेपी यहां हुकूमत में आई, और बीजेपी ने फिर ऐसे हालात पैदा कर लिए जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। ऐसा अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो कैंपेनर थे अबरार रशीद, उनका कहना था। जाहिर है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए जब वहां कैंपेन कर रहे हैं तो वो जो मुखालिफ पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, वो सबको निशाने पर लेंगे। तो उन्होंने अबरार रशीद ने जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंपेन के लिए उन्होंने अवामी रैली की, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा और पीडीपी पर भी निशाना साधा और बीजेपी पर भी निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना साधा और जिक्र किया 1987 का। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम कल की बात क्यों करें, हम आज की बात क्यों ना करें, हमें आज की बात करनी है और आज के मसाइल के से हमें इसका दो चार होना है। तो क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा है, यह आपने सुन ही लिया। अब यह देखना अहम होगा कि 11 नवंबर को जब वोट डाले जा रहे होंगे तो वोटर्स के जहन में कौन सी बात ज्यादा होगी और ज्यादातर वोटर किसे जो है फिर से एक बार बडगाम की कमान संभालेंगे, यह उन्हें तय करना है।